हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम पावर टॉपिक शुरू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, पावर किसे कहते हैं? रेट ऑफ वर्क डन। जब हम वर्क करते हैं तो वर्क करने का जो रेट होता है हम उसी को पावर कहते हैं। पावर का मतलब होता है रेट ऑफ वर्क डन। अब पावर का फॉर्मूला जब रेट ऑफ वर्क डन है तो क्या होगा? वर्क अपॉन टाइम। रेट ऑफ वर्क डन, वर्क को टाइम से डिवाइड कर दो। वर्क का फॉर्मूला हमने क्या देखा था? एफ एस कॉस थीटा। याद है, अगर कांस्टेंट फोर्स होता है अपॉन टी तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बन गया वेलोसिटी। तो पावर का फॉर्मूला हो गया एफ वी कॉस थीटा। ये वी बन गया तो एफ वी कॉस थीटा। एक ही फॉर्मूले में डिफरेंस आया। वर्क डन में डिस्प्लेसमेंट होता है और पावर में वेलोसिटी होता है। ये थीटा यहां पर क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी, दोनों की डायरेक्शन के बीच का एंगल। यूनिट क्या होगी पावर की बेटा? जूल पर सेकंड, जिसे हम शॉर्ट में वॉट कहते हैं। और पावर की दूसरी यूनिट भी होती है जिसे हॉर्स पावर कहते हैं, एचपी कहते हैं। 1 HP इज इक्वल टू, याद रखना, 746 वॉट होता है। 746 वॉट, दोनों यूनिट होती है पावर की। वॉट भी होता है, हॉर्स पावर भी होता है। हॉर्स पावर और वॉट में रिलेशन क्या है? 1 HP इज इक्वल टू 746 वॉट। अब यहां से एक चीज और आपको ध्यान से समझ सकते हो, तो 1 वॉट में कितना हो जाएगा? HP। तो 1 अपॉन 746 HP, ऐसे भी बोल सकते हो। HP से वॉट और वॉट से HP। अब इस पे हम छोटे छोटे एक दो सवाल करते हैं पावर पे। एक बॉडी है जो मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। पॉइंट नोट करना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो एक रिलेशन बताना है बॉडी के पावर में, जो बॉडी मूविंग है, और टाइम, जो टाइम में वो चल रहा है, टाइम ऑफ मोशन। और एक चीज और है, लिखा है इफ इट स्टार्ट टू मूव फ्रॉम रेस्ट, यानी ये रेस्ट से चलना शुरू किया। तो कोई बॉडी जब रेस्ट से चलती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम 0 लेते हैं। याद रखना, रिलेशन बताना है पावर और टाइम में। तो सबसे पहले जब आप रेस्ट से चलोगे तो वेलोसिटी कुछ देर के बाद, अगर हमें पता करनी है कि कुछ देर के बाद हमारी वेलोसिटी क्या होगी, पहले वो निकालते हैं, v निकालते हैं। तो v इज इक्वल टू होता है u प्लस 80। आप जानते हो 9th क्लास से। u 0 है क्योंकि लिखा है बॉडी स्टार्ट टू मूव फ्रॉम रेस्ट, तो u 0 करेंगे तो v इज इक्वल टू 80 आ गया। अब आ जाओ पावर के फॉर्मूले में। पावर का फॉर्मूला होता है एफ वी कॉस थीटा। एफ वी, थीटा 0 ले रहे हैं क्योंकि अप्लाइड फोर्स से ही गाड़ी चलती है, बॉडी चलती है, तो ये फोर्स अप्लाइड ही होता है। अगर अपोजिंग फोर्स होता तो लिख देता कि ये अपोजिंग फोर्स है। एफ वी कॉस 0, तो फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब आ जाओ फोर्स को खोल दो। फोर्स का खोलोगे तो मास इंटू एक्सेलरेशन। वेलोसिटी को खोल दो, a इंटू टी, जो अभी मैंने निकाला था एक्सेलरेशन के टर्म में। एक साथ लिखो तो ma स्क्वायर टी। एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट इस सवाल में गिवन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसलिए ए कांस्टेंट लेना है। और मास तो दे या ना दे, मास तो हमेशा ही कांस्टेंट होता है। मास के बारे में कोई डाउट नहीं है, मास तो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ये पूरा का पूरा टर्म मिला जुला के हो गया कांस्टेंट। तो जब कांस्टेंट हटता है तो आपने पढ़ा होगा प्रोपोर्शनल साइन आ जाएगा। आपको बता दूं, अगर कांस्टेंट को हटाते हो तो प्रोपोर्शनल साइन आ जाता है। हो गया रिलेशन पावर और टाइम में कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये सारे कांस्टेंट हो गए, इसे हम रिमूव करेंगे तो प्रोपोर्शनल साइन आ जाएगा। रिलेशन में प्रोपोर्शनल लाया जाता है, कोई वैल्यू नहीं होती। नेक्स्ट सवाल है, अगेन वैसा ही सवाल है। अब यहां किस में रिलेशन बताना है? डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम में। ध्यान से सुनो, यहां रिलेशन बताना है डिस्प्लेसमेंट और टाइम में। और यहां पर पावर कांस्टेंट है। वहां किस में था? पावर और टाइम में। यहां डिस्प्लेसमेंट और टाइम में, और पावर कांस्टेंट है। इनिशियल वेलोसिटी यहां भी 0 लेनी है। वंस अगेन पावर का फॉर्मूला एफ वी कॉस थीटा। अप्लाइड फोर्स ही लेके चलते हैं तो थीटा 0, एफ इंटू वी। यहां से एफ कितना आ गया? पी अपॉन वी, यानी फोर्स जो हो गया वो वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्योंकि पावर यहां पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो हटेगा, तो प्रोपोर्शनल साइन आ गया, क्योंकि यहां पावर कांस्टेंट है। पिछली बार में एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। अब ये रिलेशन आया फोर्स और वेलोसिटी में। फोर्स को लिख सकते हैं अब मास इंटू एक्सेलरेशन।
और बता दूं मैं एक बात, अगर प्रोपोर्शनल साइन लगा है तो अगर कोई कांस्टेंट आ भी गया अगले टर्म में तो उसको हटा देना है। तो ये जो तुम्हारा मास है वो क्या है, कांस्टेंट, तो अगले स्टेप में मास हट जाएगा। जब प्रोपोर्शनल साइन लग जाता है इक्वेशन में तो कांस्टेंट आ भी जाए तो उसे रिमूव कर देना है। तो नेक्स्ट स्टेप में आ गया एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। प्रोपोर्शनल साइन हो तो कांस्टेंट अगर आ भी गया तो उसको रिमूव कर देना है। अब आ जाओ, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। और इनिशियल वेलोसिटी 0 लोगे तो a इज इक्वल टू v बाई टी। तो जहां a है वहां पे क्या आ गया, v बाई टी। v बाई टी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई v, a को लिख दिया यहां से v बाई टी, 1 बाई वी। v क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू t, ये v यहां t यहां, तो v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू t, ये v और t में रिलेशन आया, जबकि मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट और टाइम में, कोई बात नहीं। अब आ जाओ, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, s फॉर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो अब जहां v आया है वहां क्या रख दो, s बाई टी। तो v स्क्वायर है तो s बाई टी का होल स्क्वायर, प्रोपोर्शनल टू t, प्रोपोर्शनल टू t, एस स्क्वायर बाई टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एस स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब हो गया। तो एस स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, तो हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम में आ गया है, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है, तो अब स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर दो तो पावर जब शिफ्ट होता है आपको पता है पावर नीचे को आ जाता है। तो कितना आ जाएगा पावर बेटा, s प्रोपोर्शनल टू t का पावर, जब ये 2 इधर जाएगा तो 3/2। दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के पावर के 3/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये पिछले सवाल में एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, पावर और टाइम में बताना था, यहां पावर कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में बताना है। रिलेशन का मतलब प्रोपोर्शनल साइन के साथ। नेक्स्ट सवाल करा रहे हैं, एक लिफ्ट है जिसका मास है 1800 kg और ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, पूरा का पूरा लिफ्ट है। ध्यान से सुनना, आपको मिनिमम पावर बताना है जो इसके मोटर को चाहिए। लिफ्ट चलती है, मशीन किससे चलती है, मोटर से ही, ताकि वो ऊपर की तरफ जा सके। और एक एयर फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, एयर फ्रिक्शन भी होता है, हवा भी रोकती है, सिर्फ सॉलिड फ्रिक्शन नहीं होता। एक तो फ्रिक्शन होता है 2 सॉलिड सरफेस के बीच लगता है, और एक एयर फ्रिक्शन होता है जो हवा एयर अपोज करती है, जिसे हम एयर रेजिस्टेंस भी कहते हैं। यहां कोई सरफेस ऑफ कांटेक्ट नहीं चाहिए, एयर भी रोकती है, तो उसे एयर फ्रिक्शन कहते हैं। उसकी वैल्यू गिवन है 4000 न्यूटन। अब लिफ्ट पे बताओ फोर्स क्या क्या लगेगा। लिफ्ट है तो एक तो फोर्स आपको पता है mg, वो तो नीचे लगता ही है ग्रेविटी, और ये ऊपर की तरफ जा रही है तो कोई भी रोकने वाला फ्रिक्शन, चाहे एयर फ्रिक्शन हो या सॉलिड फ्रिक्शन हो, या तो हवा रोक रही है, एयर फ्रिक्शन नीचे काम करेगा, क्योंकि ये तो हमेशा मोशन के अपोजिट ही काम करता है। तो इसका मतलब इस पे जो टोटल फोर्स लगा mg प्लस फ्रिक्शन, दोनों फोर्स नीचे लग रहा है जबकि ये बॉडी ऊपर जा रही है। यानी ये जो फोर्स है F प्लस mg, ये दोनों ये अपोजिंग फोर्स है, हेल्पिंग नहीं अपोजिंग है। और फ्रिक्शन है कितना, 4000, mg मास 1800। मास को हमने यहां पे कैपिटल M लिखा है, जबकि मैंने लिया है वहां पर क्या स्मॉल, यहां पे इसे कैपिटल M लिख दो ना, कैपिटल M लिया है मैंने, ठीक है। तो अब क्या हो गया, F प्लस mg, F 4000, मास 1800, g हो गया 10, मिलाकर आ गया 22000 न्यूटन। ये फोर्स अपोज करने वाला है, क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है, ये फोर्स नीचे काम कर रहा है। अब इस फोर्स से जो पावर निकलेगा वो कैसा पावर होगा, अपोजिंग पावर, रोकने वाला पावर। तो अब अपोजिंग पावर निकालो। पावर का फॉर्मूला एफ वी कॉस थीटा, एफ वी कॉस थीटा यहां लेंगे 180, क्योंकि ये दोनों फोर्स मोशन के अपोजिट है। तो पावर में जब फोर्स और वेलोसिटी के बीच एंगल देखेंगे तो कॉस 180, तो ये कॉस 180 माइनस 1, तो ये पावर नेगेटिव में आ जाएगा। क्यों आना ही था, क्योंकि अपोजिंग पावर है, क्योंकि ये अपोजिंग फोर्स है। चलो फोर्स की वैल्यू रख दो, जो टोटल फोर्स है 22,000 इंटू 2 माइनस 44,000 वॉट। ये पावर जो निकल रहा है ये हेल्पिंग नहीं है, अपोजिंग है, रोकने वाला है, क्योंकि अपोजिंग फोर्स से आया है। वॉट को अगर एचपी में लिखना चाहते हो तो 746 से डिवाइड कर दो। मैंने कहा था ना वॉट को एचपी में डालना है, तो 746 से डिवाइड करो तो वो एचपी में भी लिख सकते हो। तो ये जो पावर है ये मोटर को चलने से रोकने की कोशिश कर रहा है, अपोज कर रहा है, लेकिन मुझे तो वो पावर चाहिए, मिनिमम पावर कम से कम, ताकि वो चल सके। तो आपको पता है ना, अगर जितना हमें कोई चीज रोके, चाहे वो फोर्स हो चाहे वो पावर हो, तो मुझे उतना ही मिनिमम पावर चाहिए।
क्योंकि ये रोकने वाला पावर है, ये चाह रहा है मोटर ना चले और हमें बताना है वो पावर जिससे मोटर चल जाए, और वो भी मिनिमम पावर चाहिए, कम से कम, बस। तो कम से कम, जैसे मैं आगे चलना चाह रहा हूं, मेरे को 5 न्यूटन फोर्स अगर रोक रहा है, तो मेरे को आगे बढ़ने के लिए मिनिमम की बात की जाए तो 5 न्यूटन चाहिए कम से कम, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, जितना लगा दो। तो आपसे बोला है कितना मिनिमम पावर हम लगाएं ताकि ये लिफ्ट ऊपर जाए। तो जितने पावर ने आपको रोक रखा है, कितने पावर ने रोक रखा है, इतने पावर ने, तो मिनिमम उतना तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो जितना पावर आपको चाहिए अब मूव करने के लिए मोटर को, इतना ही चाहिए, बस माइनस मत लगाना, क्योंकि अब ले जाने वाला पावर है, वही वैल्यू होगी, माइनस हट जाएगा। ये तो रोकने वाला पावर था, आपको तो वो पावर चाहिए जो आपको बस मूव करा दे, और वो मैक्सिमम पावर नहीं, मिनिमम। तो मिनिमम तो उतना तो जरूर चाहिए जितने ने रोक रखा है। सेम इसी पैटर्न पे सेम सवाल है, लिफ्ट वाला ही है। अभी लिफ्ट किसके ऊपर है? एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर है। देखो अभी लिफ्ट हवा में चल रही थी, ये लिफ्ट हवा में नहीं चल रही है, ये वो लिफ्ट है जो सरफेस पे चल रही है। जैसे लिफ्ट सिर्फ वो नहीं होता जिसमें हम चलते हैं, लिफ्ट वो भी होता है जो सामान लेके जाती है। कभी कभी पहाड़ों पे एक एलिवेटर, एक पुली जाती है, एक लिफ्ट जाती है, वही लिफ्ट है। लिफ्ट का मास अगेन 1800 kg है, वो अप ऊपर जा रहा है, लेकिन एयर में नहीं जा रहा है, वो इंक्लाइंड प्लेन पे जा रहा है, और इंक्लाइनेशन इसका 3/5 है। इसका इंक्लाइनेशन 3/5। 3/5 का मतलब समझो, अगर कभी कभी इंक्लाइनेशन डिग्री में ना देकर, मैंने लॉज ऑफ मोशन में भी पढ़ाया था, अगर 3/5 जैसा कुछ लिख दे तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये 3 है और ये 5 है। 3/5 का मतलब जब आप 5 मीटर इंक्लाइंड प्लेन पे जा रहे हो तो ऊपर की तरफ 3 जा रहे हो। 9/10 होता तो ये 9 और 10 होता, 15/20 होता तो मतलब ये ऐसे लिखने का भी एक तरीका होता है। 3/5 का मतलब ये 3, ये 5, तो अपने आप ये 4 हो जाएगा। कौन सा? परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। तो ये बेस निकालोगे फॉर्मूले से तो देखना ये 4 आ जाएगा। इससे क्या हुआ, इंक्लाइनेशन भले डिग्री में ना दे बट फिर भी हमें साइन थीटा कॉस थीटा पता चल जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। इससे ये फायदा हुआ कि बिना एंगल के साइन कॉस पता चल गया। अब बताओ ध्यान से, अब सोचो जब इंक्लाइन प्लेन पे ये लिफ्ट ऊपर को जाएगा, वी वेलोसिटी से, साफ लिखा है, वेलोसिटी भी दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, और यहां फ्रिक्शन भी है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसे हम म्यू कहते हैं वो भी दे रखा है। पिछले सवाल में फ्रिक्शन की वैल्यू गिवन थी, यहां फ्रिक्शन ना देकर म्यू दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो अब बताओ इस पे क्या क्या फोर्स काम करेगा। एक तो mg काम करेगा, दूसरा सरफेस है तो नॉर्मल काम करेगा, और ये ऊपर की तरफ जाना चाह रहा है या जा रहा है तो फ्रिक्शन नीचे काम करेगा। मेन 3 फोर्स काम करेंगे, mg सरफेस पुश करेगा, नॉर्मल ऊपर की तरफ जा रहा है लिफ्ट तो फ्रिक्शन। 3 मेन फोर्स हैं, mg, नॉर्मल और फ्रिक्शन। फिर हमने आपको क्या पढ़ाया था कि जो मास इंक्लाइंड प्लेन पे होता है उस पे जो भी फोर्स लगे उनमें जो mg होता है, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं, ये मैंने फिक्स कर रखा है। तो अब mg को 2 पार्ट में ब्रेक करो, इधर आ जाएगा mg साइन, इधर आ जाएगा mg कॉस। ये तो करना ही करना है, किस मास के लिए? जो मास इंक्लाइंड प्लेन पे होता है। हो गया फोर्स का डायग्राम। अब आप बताओ, फ्रिक्शन यहां पे नहीं गिवन है, यहां पे म्यू गिवन है, तो एक काम करें, पहले फ्रिक्शन निकाल देते हैं, फोर्स की वैल्यू निकाल देते हैं। चलो, बॉडी इधर मूव कर रही है, इधर नहीं मूव कर रही है, ये लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाया था ना, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव नहीं करती है उधर के फोर्स बैलेंस हो जाते हैं। तो n किससे बैलेंस हो जाएगा? mg cos थीटा से। तो पहले n बराबर mg cos थीटा बैलेंस हो गया। इधर की डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट तो ऐसे है, तो इधर के फोर्स बैलेंस। अब n आ गया तो फ्रिक्शन फोर्स निकाल दो। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हो, म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स। म्यू नॉर्मल कितना आया बैलेंस होकर? mg cos थीटा। म्यू रखो, m रखो, g रखो, cos थीटा के जगह पे क्या रखोगे? देखो मैंने ट्रायंगल से निकाला था 4/5, इससे पूरे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ गई। फिर वही बात आ गया, जा रहा है ऊपर और ये दोनों फोर्स, अब इन दोनों फोर्स को देखो, इधर के तो बैलेंस हो गए, अब इनको देखो, जा रहा है ऊपर लेकिन ये दोनों फोर्स लग रहे हैं नीचे। इसका मतलब ये दोनों फोर्स आपके मोशन का अपोज कर रहा है। तो ये जो F प्लस mg साइन थीटा है वो अपोजिंग फोर्स है। तो इससे जो पावर निकलेगा वो अपोजिंग पावर निकलेगा, क्योंकि रोकने वाले फोर्स से रोकने वाला ही पावर पता चलेगा। क्या होता है फॉर्मूला पावर का? F टोटल फोर्स V cos 180। cos 180 तो लेना ही लेना है क्योंकि ये मोशन के अपोजिट है, तो ये पावर निगेटिव में आ गया। पावर की वैल्यू तो निकाल ही सकते हो, m पता, g पता, साइन थीटा पता, पूरा फ्रिक्शन पता ही है, वेलोसिटी पता ही है, ये पावर आ गया रोकने वाला।
फ्रिक्शन को खोल दोगे ना तो सब पावर निकल गया। अब ये पावर जो भी वैल्यू में आएगा ये तुम्हें रोक रहा है, लेकिन हमें चाहिए मिनिमम पावर ले जाने वाला। जस्ट पिछला सवाल तो मैंने क्या कहा था, जितना भी पावर तुम्हें अपोज करेगा, ये जो निकाला तुमने रोकने वाला पावर, उतना तो चाहिए मिनिमम पावर ऊपर जाने के लिए, और ये पावर रोक रहा है तो मिनिमम पावर तो उतना होता ही है जितने ने रोका है, कम से कम उतना तो चाहिए। तो मिनिमम पावर इतना ही होगा, बस माइनस साइन नहीं हट जाएगा, नहीं रहेगा। दैट वाज द पॉइंट। पिछले सवाल में इस सवाल में फर्क था, वो हवा में था, ये इंक्लाइन प्लेन पे है, वहां फ्रिक्शन की वैल्यू गिवन थी एयर फ्रिक्शन की, यहां म्यू के थ्रू एन निकालकर फ्रिक्शन पहले निकालना पड़ा। लास्ट क्वेश्चन है बेटा पावर पे, काफी अच्छा सवाल है। एक पंप है, आपने सुना होगा ना घरों में जो मोटर टंकी लगे होते हैं, जैसे पानी हम निकालते हैं, तो पंप क्या करता है, जमीन से पानी निकाल करके ऊपर घरों में छत पे टंकी रखी होती है, टैंक, उसमें जाके पानी भर देता है। एक पंप है जो ग्राउंड से 40 मीटर ऊपर, 40 मीटर ऊपर हाइट पे रखा गया है। पंप, सॉरी टैंक है, पंप नहीं टैंक है, पंप तो नीचे होता है पंप। एक टैंक है जो छत पे रखा है, घर के छतों पे 40 मीटर ऊपर, 40 मीटर ऊपर, और वो जब मोटर हम चला रहे हैं तो 15 मिनट में, 15 मिनट में वो टंकी, जो टैंक है, वो पूरी तरह से भर जा रहा है। और जो वॉल्यूम है पूरे टैंक का वो 30 मीटर क्यूब है, टैंक बड़ा है। तो फाइंड इलेक्ट्रिक पावर, आपको मोटर का इलेक्ट्रिक पावर निकालना है जिससे वो टैंक भर जा रहा है। इलेक्ट्रिक पावर से ही तो मोटर चलता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा, इलेक्ट्रिक पावर नहीं होगा तो मोटर ही नहीं चलेगा, तो पानी कैसे सप्लाई होगा टैंक में। और इसकी इफिशियंसी दे रखी है, देखो इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, मोटर की 30%। हर चीज की इफिशियंसी होती है, हमारी, तुम्हारी, सबकी। हमारे पास दो तरह के पावर होते हैं, एक इनपुट और एक आउटपुट। हमारे बॉडी में जो पावर स्टोर है वो इनपुट है, और उसका हम जितना यूज कर ले रहे हैं वो आउटपुट है। ऐसा थोड़ी होता कि जितना इनपुट पावर है सब हम यूज कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। तो ये जो एफिशिएंसी होता है वो आउटपुट पावर और इनपुट पावर का रेशियो होता है, और मॉड में लेते हैं। मॉडुलस का मतलब कभी भी एफिशिएंसी नेगेटिव नहीं होती। चलो अब इसको समझाने के लिए मेरे को एक बात करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखो साइंस में अगर कोई भी चीज ऊपर से नीचे आती है तो ग्रेविटी सपोर्ट करती है। साइंस में कोई भी चीज अगर हाइट से ऊपर से नीचे आती है तो mg उसे लाता है, और कोई भी चीज जब नीचे से ऊपर जाएगी तो वही mg जो है वो तुम्हें अपोज करेगा, क्योंकि जब ऊपर जाओगे डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगा, फोर्स तो mg नीचे लगता है, ग्रेविटी, तो वहां पे आप वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स करते हो, और ऊपर से नीचे आते हो तो वर्क डन सपोर्ट में करते हो। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं सबसे पहले इस सवाल को करने से पहले कि अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे आएगी तो वर्क डन क्या होता है। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। ऊपर से नीचे आओगे, फोर्स हो गया mg, डिस्प्लेसमेंट हो गया h, थीटा हो गया 0, क्योंकि आप आ भी रहे हो नीचे और लग भी रहा है ये डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो mg कॉस हो गया mgh। लेकिन अगर आप नीचे से ऊपर जाओगे तो वही mg, वही फोर्स अब तुम्हारा अपोज करेगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, फोर्स नीचे है, तो एफ एस कॉस अब कितना 180, क्योंकि 180 क्यों, क्योंकि फोर्स नीचे है, तुम जा रहे हो ऊपर, तो वही वर्क डन माइनस में होता है। डायरेक्ट याद कर लो, अब ऊपर से नीचे आने में ग्रेविटी जो वर्क करता है, क्योंकि फोर्स तो ग्रेविटी है और वर्क डन फोर्स करता है mgh, नीचे से ऊपर जाने में जो वर्क करता है ग्रेविटी वो होता है माइनस mgh। हो गया। अब मेरी बात सुनो, ये फॉर्मूला याद रखना। वाटर की डेंसिटी, ये भी याद रखना, जरूरत पड़ेगा। डेंसिटी गिवन नहीं होता है, वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, मास अपॉन वॉल्यूम। वाटर की डेंसिटी हमेशा याद रखना, ठीक है। इफिशियंसी 30% है, तो 30% का मतलब खोलोगे वैल्यू में तो 30/100% खुल जाता है। अब सबसे पहले यहां पर वाटर जो गया और टैंक में भरा, तो वाटर का वॉल्यूम तो पता है, क्योंकि टैंक में भरेगा तो टैंक का ही वॉल्यूम होगा, लेकिन वाटर का मास नहीं पता कि कितना मास गया 15 मिनट में जो भर गया। तो पहले वाटर का मास निकालो, m मान लो, मास ऑफ द वाटर फिलिंग इनसाइड द टैंक। तो दिमाग लगाना पड़ेगा, वाटर का वॉल्यूम तो पता है क्योंकि टैंक में वाटर जाएगा तो वही वॉल्यूम होगा वाटर का, तो वाटर का वॉल्यूम पता है, वाटर की डेंसिटी हमें पता है पहले से, तो पहले मास निकाल दो। कौन सा मास, जो गया और टैंक में भर गया। मास निकालने का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना हो गया 10 to the power 3,
वॉल्यूम कितना है 30, तो ये इतना केजी 3 × 10⁴ केजी, ये वो मास है जो भर गया, मास निकाल दिया। अब निकालो कि जो वो पानी गया तो कितना वर्क करना पड़ा टैंक फिल करने में। तो नीचे से ऊपर गया है तो वर्क डन क्या होगा, आप अच्छे से जानते हो, -mgh। नीचे से ऊपर गया है ना वाटर, -mgh, नीचे से माइनस मास कितना है, देखो मास की वैल्यू कितनी है, जो भी होगा ये G10 रखेंगे, h पता ही है, 14 मीटर। कितने टाइम में ये फिल हुआ है 15 मिनट। टाइम को सेकंड में बदल दो, 900 सेकंड, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, टाइम भी सेकंड में आ गया। अब निकालो पावर, कौन सा पावर, आउटपुट पावर, क्योंकि आप जो वर्क करते हो इस वर्क से कौन सा पावर निकलेगा, आउटपुट जो हमने किया। तो पहले आउटपुट पावर निकालो। क्या फॉर्मूला होता है पावर का, एक होता है ना बेसिक फॉर्मूला, वर्क अपॉन टाइम। कितना वर्क करना पड़ा भी आपको पानी को, वाटर को नीचे से ऊपर ले जाने में, -mgh कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, अपॉन टी। मास के जगह पे वैल्यू 3 × 10⁴, जी के जगह पे वैल्यू 10, एच के जगह पे वैल्यू 40, टाइम कितना 900, इतना वॉट आ गया, ये आ गया। सॉल्व करोगे कट के 4/3 10⁴ वॉट माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि नीचे से ऊपर गए, वर्क डन नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव आएगा। तो ये पावर हो गया आउटपुट जो हमने यूज किया वाटर को ले जाने में। अब आ जाओ फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पावर यहां पे इनपुट पावर होगा। मोटर किससे चल रहा है, इलेक्ट्रिक पावर से, तो वो इनपुट है, वो इनपुट, वो मोटर चला तब तो वर्क हुआ, तो मोटर का जो इलेक्ट्रिक पावर है वो यहां पे इनपुट पावर होगा, और जो वर्क डन से पावर निकला वो आउटपुट पावर निकला। पहले दिमाग क्या लगाया, डेंसिटी पता था, याद था, वॉल्यूम पता था, पहले हमने मास निकाला वाटर का जो गया ऊपर और फिल हो गया टैंक में, फिर हमने वर्क डन निकाला, नीचे से ऊपर जा रहा है तो कितना वर्क होगा, मैंने कॉन्सेप्ट पहले बताया, अगेंस्ट द ग्रेविटी जाए तो -mgh। उस वर्क से कौन सा पावर निकाला, आउटपुट पावर निकाला। अब आ जाओ इलेक्ट्रिक पावर, यहां पे इनपुट पावर है। अब आ जाओ इफिशिएंसी का फॉर्मूला, मैंने क्या पढ़ाया, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, तो इफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। इनपुट पावर का मतलब यहां वही इलेक्ट्रिक पावर जो हमें निकालना है मोटर का, जिससे इनपुट पावर चला, इनपुट पावर प्रोडक्ट हुआ, तब आउटपुट वर्क हुआ। इफिशिएंसी कितना रखोगे, 30/100। आउटपुट पावर ये ले चुके हैं, जब मॉड लगाएंगे तो अब माइनस यहां से गायब हो जाएगा, अपॉन इलेक्ट्रिक पावर निकल जाएगा, इसको यहां शिफ्ट करो, ये यहां कट गया, 3 नीचे आ गया, 4/9 × 10⁵ वॉट। ये तो है इलेक्ट्रिक पावर, इनपुट पावर ही तो इलेक्ट्रिक पावर होगा। मोटर कौन से पावर से चल रहा है, इलेक्ट्रिक पावर से, तो वो इनपुट पावर हो गया, और जो वर्क से जो पावर निकला वो तुम्हारा आउटपुट पावर हो गया। एफिशिएंसी पता था, इनपुट पावर यानी इलेक्ट्रिक पावर निकलकर आ गया। बेटा ये पावर की क्लास, पावर का टॉपिक, पावर को पावर से पढ़ना है तभी पावर आएगा, राइट। तो ये पावर टॉपिक फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक मिलते हैं बेटा, टेक केयर, बाय।